जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। कल आपसे पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता लेखक हैं। ए का इनी बेसेंट, बी का लक्ष्मी विजय लक्ष्मी पंडित, सी का अरुण आसफ अली और डी के सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। इसका हम व्याख्या कर लेते हैं। सरोजनी नायडू जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री थी, जो अंग्रेजी और उर्दू में दोनों भाषा में लिखती थी। अब वर्ष 1912 में इलाहाबाद के बाज़ार में प्रकाशित इनकी कविता जो बहुत लोकप्रिय था। और उनके बाद अब बात कर लेते हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में इन्होंने प्रकाशित किया था। द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में परिसीमन प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए का निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कार्यकाल का निर्धारण करना, बी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों की संख्या का निर्धारण करना, सी के राष्ट्रीय संपत्ति के वितरण का निर्धारण करना और डी के ग्रामीण विकास परियोजना के लिए धन आवंटन करना। इसका सही आंसर है बी, यानी कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों की संख्या के निर्धारण करना। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। परिसीमन आयोग क्या है, इस बारे में देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक दशकीय जनगणना के आधार पर ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के निर्धारण करते हैं। अब भारतीय संविधान में प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा के लिए सीटों का आरक्षण को ये लागू करते हैं। अब अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में ये करते हैं, यानी कि विधानसभा में। यह प्रक्रिया केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग को नियुक्त किए जाते हैं। आगे की देख लेते हैं तो राज्य सरकार प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए जिला और संभागों की सीमाओं को समायोजित करने हेतु परिसीमन आयोग को नियुक्ति करते हैं। उच्च स्तरीय आयोग का नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति एक अधिकारी करता है। इसका जो होते हैं जो आदेश को कानून की ताकत होती है और भारत के किसी भी न्यायालय में इस प्रश्न पर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसका गठन हुआ था सबसे पहले 1952, 1962, 1972 और 2002 में हुआ था। अभी तक इसका 4 बार गठन हो चुका है। पहली बार जो हुआ था परिसीमन आयोग का गठन 1950 से 51 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए परिसीमन प्रक्रिया को अनिवार्य बनाते हैं। ये अभी ही पूछे थे। ए के अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 140, बी के अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 320, सी के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 और डी के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 119। इसका सही आंसर है जो कि सी का, यानी कि अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170। इसका व्याख्या पहले ही बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार स्थापित किया गया है। ए के 4 बार, बी का 2 बार, सी के 5 बार और डी के 3 बार। इसका सही आंसर है यानी कि 4 बार, पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नागरिक विमानन महानिदेशालय की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। ए के संबद्धता संबंधी वित्तीय कंपनी का प्रबंधन, बी के पर्यटन और हवाई यात्रा को बढ़ावा देना, और सी के हवाई अड्डे के निर्माण और प्रबंधन को देखरेख करना, और डी के हवाई परिवहन सेवाओं को नेटवर्क और हवाई सुरक्षा मानकों को लागू करना। इसका सही आंसर है जो कि डी, यानी कि हवाई परिवहन सेवाओं को नेटवर्क और हवाई सुरक्षा मानकों को लागू करना। इसका बात कर लेते हैं तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है। इसका मुख्य रूप से सुरक्षा और हवाई अड्डों को सुरक्षा पहुंचाना होता है।
ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन के साथ मिलकर ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्षिप्रा नदी जहां सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है किस भारतीय शहर में स्थित है? ए के प्रयागराज, बी के हरिद्वार, सी के उज्जैन, डी के वाराणसी। इसका सही आंसर है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, क्षिप्रा नदी के किनारे। इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। क्षिप्रा नदी के ये किनारे है, यानी कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका आयोजन तब किया जाता है जब बृहस्पति राशि चक्र के सिंह राशि में या क्षिप्रा नदी के किनारे सिंह नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इसको मनाया जाता है। और इसका इस समय लाखों श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश है? ए का ब्राज़ील, बी का न्यूजीलैंड, सी का ऑस्ट्रेलिया, डी का भारत। इसका सही आंसर है यानी कि भारत 2010 में किया गया था एनजीटी का गठन। इसका व्याख्या कर लेते हैं। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह पर्यावरण संरक्षण और तथा वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत ये स्थापित किया गया था। अब पहला एनजीटी की स्थापना हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दूसरी बार हुआ था न्यूजीलैंड में हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा जो हुआ था जो विकासशील देश में भारत है। एनजीटी को आवेदन या अपीलों का अंतिम रूप से निपटाने यानी कि दाखिल होने से 6 महीने के भीतर करना, सुनवाई करना अनिवार्य होता, निपटाना। इसका जो मुख्यालय है, जो कि मुख्य बैठक होते हैं जो नई दिल्ली में, इसके अलावा क्षेत्रीय होते हैं जो भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी कौन सा सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों सटले भी हैं। ए का मध्य क्षेत्र, और बी का पूर्वी क्षेत्र, और सी के दक्षिणी क्षेत्र, और डी के पश्चिमी क्षेत्र। इसका सही आंसर है मध्य क्षेत्र। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। एलईसी का फुल फॉर्म होता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसका परिचय देख लेते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलईसी एक प्रकार के सीमांकन है जो कि भारत नियंत्रण क्षेत्र और चीन नियंत्रण क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करता है। एलईसी की लंबाई देख लेते हैं तो भारत के एलईसी की लंबाई हो जो कि 3488 किलोमीटर मानता है, जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर मानता है। एलएसी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक पूर्वी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम, ये सबसे विवादित है अरुणाचल प्रदेश को। ये मध्य जो उत्तराखंड सबसे कम विवादित वाला क्षेत्र है। अब पश्चिमी है क्षेत्र जो लद्दाख वाला, ये भी विवादित है। हाल ही में जो हमारे सेना के जो मारे थे यहीं पर पश्चिमी क्षेत्र में ही हुआ था जून 2020 में। आगे की ओर बढ़ लेते हैं। इसका पूर्व सेक्टर में एलएसी का संरेखन इसका जो हुआ था वर्ष 1914 में मैकमोहन रेखा के तहत हुआ था। इसका बात कर लेते हैं तो यह वर्ष 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत सरकार के बीच शिमला समझौता के तहत अस्तित्व में था, लेकिन इस चीज़ को चीन अभी नकार देता, नहीं मानता है। एलएसी का सबसे कम विवादित क्षेत्र मध्य वाला है यानी कि उत्तराखंड हिमाचल वाला। अब सबसे ज़्यादा है जो कि पश्चिमी और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एनआईए जांच अधीन देश के अंतर्गत नहीं है?
ये आतंकवाद से संबंधित अपराध भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर रहे हैं। अभी हथियारों, नशीलों पदार्थों और जाली मुद्रा की तस्करी। 80 नागरिकों के बीच नागरिक विवादों की जांच। डी सीमा पार से घुसपैठ। ये डी का, ए का और बी का ये तो सही, ये तीनों का तो जांच करते हैं, लेकिन नागरिक के बीच नागरिकों का विवाद ये स्थानीय पुलिस प्रशासन करते हैं। इसका हम व्याख्या कर लेते हैं। इसका हुआ था केंद्रीय आतंकवाद निरोधी कानून के प्रवर्तन एजेंसी है, जो कि भारत में ये कोई अगर आतंकवाद सुरक्षा अखंडता को प्रभावित करता है तो जांच ये करते हैं। ये विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हैं और परमाणु एवं नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध भी ये जांच करते हैं, जिसमें हथियार, नशीले पदार्थ, जाली मुद्रा जो कि भारतीय मुद्रा, तस्करी, सीमा पर घुसपैठ करते हैं तब ये जांच करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, उसकी एजेंसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों और प्रस्तावों को लागू करने के लिए बनाए गए वैधानिक कानून के अंतर्गत अपराध है। इसका गठन हुआ था जो कि वर्ष 1909 में हुआ था। ये मुंबई हमला के समय हुआ था, ताज होटल में हुआ था, 26/11 में हुआ था। उसके बाद इनका शक्ति होता है जो इनका राज्य स्तर में जो डीजीपी की जितना शक्ति होते हैं, इनका भी महानिदेशक के उतना ही शक्ति होते हैं। ये बिना ही गृह मंत्रालय के द्वारा लिखित घोषणा दे दिया जाता है तो बिना राज्य से अनुमति लिए भी ये जांच कर सकते हैं। इसका मुख्यालय है जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्रीमी लेयर सिद्धांतों में क्या शामिल है? ए के आरक्षण कोटा का विस्तार करना। बी के आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध व्यक्तियों का आरक्षण लाभ से बाहर रखना। सी के ST को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना। और डी के किसी समूह के वंचित लोगों को अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करना। इसका बी सही है, यानी कि आर्थिक रूप से जो सबसे समृद्ध व्यक्ति है उनको आरक्षण से लाभ से बाहर रखना है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। क्रीमी लेयर जो है कि यानी कि विशिष्ट समूह, जैसे कि आर्थिक रूप से अधिक उन्नति या सामाजिक रूप से संपन्न व्यक्ति आरक्षण के कोटे से बाहर इसको रखना है, जबकि SC ST OBC को आरक्षण देना है। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समूह के सबसे वंचित और वंचित सदस्यों तक पहुंचाया जा सके। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संघ या एसोसिएशन बनाने का मौलिक अधिकार देता है? ए के अनुच्छेद 19A के C और बी के अनुच्छेद 32 और सी के अनुच्छेद 15 और डी के अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर है यानी कि ए, अनुच्छेद 19 के A C है। अब 32 की बात कर लेते हैं तो अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 15 के बात कर लेते हैं तो ये कोई अगर आपके साथ भेदभाव उत्पन्न करता है तो आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं तो जीवन रक्षा से जुड़ी हुई हैं। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए के 1 अप्रैल 1952, बी के 15 अगस्त 1947, सी के 15 अगस्त 1950 और डी के 15 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।